तो सहयोग और असहयोग, कहाँ सहयोग की ज़रूरत है, कहाँ असहयोग की ज़रूरत है, इन चीज़ों को उन्होंने काफ़ी कुछ ध्यान में रखा। तो कहीं कहीं तो वो गांधी को स्वीकार करते हैं, गांधी के अनुयायी बनते हैं, और कहीं कहीं वो गांधी को स्वीकार न करते हुए वे एक एक्टिविस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देश काल परिस्थिति को विचार में रखते हुए सुकर्ण ने जब गांधी की मान्यताओं की इंडोनेशिया की परिप्रेक्ष्य में उपादेयता को देखने का प्रयास किया, तब उन्हें इस बात से कोई हिचक नहीं हुई कि उन्होंने गांधी के सहयोग, असहयोग और अवज्ञा और अहिंसक आंदोलन को तिलांजलि देते हुए, लेकिन महात्मा गांधी की राष्ट्रीय एकता, मानवता के प्रति प्रेम, मातृभूमि के प्रति समर्पण, इन भावनाओं को स्वीकार किया। अंत्योदय का जो विचार था, दरिद्र नारायण की जो सेवा थी, हरिजन बस्तियों में जो काम करने का बोध भाव था गांधी का, विवेकानंद का, दरिद्र को नारायण मानने का जो संकल्प था, वो निश्चित तौर पर हमें यह दर्शाता है कि वह एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला इंजीनियर, जो समाज के विविध घटकों में, समाज की विविध स्ट्रीम में, इस्लाम में, कम्युनिस्ट में, सोसाइटी में, सोशल अवेयरनेस में, उपनिवेशवादी शक्तियों से लड़ने में, अपने मित्रों को, अपने लोगों को अपना मित्र बनाने में, उनसे सहयोग लेने में अल्टीमेटली सफल होता है। और 1945 में सुकर्णो ने अपने भाषण में गांधी के इन वाक्यों को दोहराते हुए कहा कि गांधी जी कहते हैं कि मेरा मातृभूमि के प्रति प्रेम संपूर्ण मानवता की प्रेम का एक हिस्सा है। मैं देशभक्त हूँ क्योंकि मैं एक मानव हूँ। महात्मा गांधी जी ने अपने सपनों के भारत में लिखते हुए कहा है कि मेरे लिए देशभक्ति और मानव प्रेम में कोई अंतर नहीं। मैं देश प्रेमी हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ। सुकर्णो के अनुसार गांधी का यही व्यापक प्रेम भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए माध्यम तो बना, लेकिन साथ ही साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोगों को कौमी एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। गांधी की ये कौमी एकता का जो विचार था, उस कौमी एकता के विचार को सुकर्णो ने बड़ी गहराई से और सूक्ष्म दृष्टि से देखा, और उन्होंने कहा कि यदि डच सरकार को हमें इंडोनेशिया की भूमि से बाहर करना है, तो गांधी की तरह हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी विभिन्न वर्गों के लोगों को एक करना पड़ेगा। जैसे गांधी ने एक किया, ठीक उसी तरीके से हमें भी नेशनलिज्म, आगामा डान कम्युनिज्म, नेशनलिस्ट, रिलीजियस और कम्युनिस्ट फोर्सों को, यानी राष्ट्रवादी, इस्लामी और कम्युनिस्ट को एक करना पड़ेगा। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सुकर्णो ने एक नया कंसेप्ट दिया जो कौमी एकता से मेल खाता है, कौमी एकता के विचारों से प्रेरणा लेता है। उसको उन्होंने नाम दिया नासा, NASA,
नेशनलिज्म आगामा दाम कम्युनिज्म। नासा को यह जो सुकार्नो ने जो कंसेप्ट दिया, उसको उन्होंने जो लेख 1926 में उन्होंने लिखे थे, 16 इंडोनेशिया मूडा, यंग इंडोनेशिया की आवाज, इस नाम से वो लिखते थे। और उसमें उन्होंने अपने लेखों में इस बात के लिए बहुत जोर दिया है कि राष्ट्र के लिए नेशनलिस्ट हों, चाहे इस्लामिस्ट हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, सबको एक होना चाहिए। पृथक पृथक मान्यता और विचारधारा रखने के बावजूद भी जब राष्ट्र का विषय आए तो हमें एक होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का लक्ष्य भी इंडोनेशिया को आज़ाद कराना है, कम्युनिस्टों का लक्ष्य भी इंडोनेशिया को आज़ाद कराना है, राष्ट्रवादियों का लक्ष्य भी इंडोनेशिया को आज़ाद कराना है। जब सभी का लक्ष्य राष्ट्र को निर्माण कराना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, डच उपनिवेशवादियों को वहाँ से बाहर निकालना है, तो हम इस व्यापक लक्ष्य के लिए एक दूसरे से कंधा मिला करके काम करें। और निश्चित तौर पर यही इस्लाम, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म भौतिकता और इस्लाम के मूल आध्यात्मिक दर्शन का आधार बना। और इसमें खास करके उन्होंने ये कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐतिहासिक भौतिकवाद अतीत की समस्याओं के साथ भविष्य के स्वरूप को भी उजागर करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि पूंजीवाद, मार्क्सवाद और इस्लामवाद, हमें ध्यान देना चाहिए कि पूंजीवाद, मार्क्सवाद एवं इस्लाम दोनों का शत्रु है। इसलिए हमें मिल करके इस धन संचय का विरोध करना चाहिए। और अधिक धन संचय यानी जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं, डच कॉलोनीज़ हैं, फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं, जितने भी औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हुए हैं, उन सब का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इन सारे औपनिवेशिक साम्राज्यों का मूल लक्ष्य हमारी ज़मीन से शोषण करना है, हमारे रिसोर्सेस को, हमारी मैन पावर को, हमारी क्षमताओं को अपने हितों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोषण करने का काम करना है। और इस प्रकार से उन्होंने निश्चित तौर पर एक नए संकल्प के साथ में जो विचार दिया वह रखा। एक और बात जो मैं यहाँ इसी सत्र में कहना चाहूँगा वो यह है कि सुकर्ण स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित थे कि विवेकानंद कहते थे कि हमारे भाग्य की रेखाएं हमें स्वयं बनानी है। यह बात उनके मन में घर कर गई और उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, बर्डिकारी, बर्डी दी काकास अंतारी, स्टैंड ऑन योर फीट, अपने पैरों पर खड़े हो। जब तक आप बैसाखियों के सहारे चलेंगे, जब तक आप पूंजीवादियों के, कम्युनिस्टों के और अन्य किसी के सहारे चलेंगे, आप राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का सृजन नहीं कर सकते। आयातित विचारधाराएं और आयातित औपनिवेशिक शक्तियां आपका सम्मान और आपके राष्ट्र का उत्थान नहीं करेंगी। इसलिए आपको अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा। और इस श्रृंखला में उन्होंने लोकमान्य तिलक के उन विचारों से, जिसमें उन्होंने नारा दिया कि हमारा नारा असहयोग होना चाहिए, इस संदर्भ में उन्होंने लोकमान्य तिलक को अच्छी तरीके से स्वीकार किया। और 1928 में युवाओं के साथ सुकार्नो ने एक संकल्प लिया, एक भाषा, एक देश, एक राष्ट्र। और निश्चित तौर पर मैं बड़े
इंडोनेशिया के सम्मान के साथ में इंडोनेशिया को सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया ने आज अपनी भाषा बना ली है। वो अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषाई इंडोनेशिया का उन्होंने सृजन किया है। जब देश आज़ाद हुआ था 1945-47 में, तब वहाँ इंडोनेशियाई भाषा नहीं थी। अन्य छोटी छोटी अनेकों भाषाएं थी, सुंडानीज थी, कावी थी, अन्य भाषाएं थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो ने पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि कोई भी काम अब डच में नहीं होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा, सारा काम हमें अपनी भाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा इंडोनेशियाई भाषा इंडोनेशिया में होना पड़ेगा। और भाषा इंडोनेशिया नाम की कोई भाषा नहीं थी, लेकिन उन्होंने 50 के दशक में उस भाषा को निर्मित किया और डच सरकार के जितने भी गजेटियर्स और डॉक्यूमेंट्स थे उन सब का भाषा इंडोनेशिया में रूपांतरण किया, ट्रांसलेशन किया और दुनिया के अच्छे अच्छे विचारों को भाषा इंडोनेशिया में अनुवाद किया। और उसी अनुवाद की श्रृंखला में रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, वेद है, पंचतंत्र है, योग है, सांख्य दर्शन है, कृष्ण है और अन्य जो चरित्र हैं उनका अनुवाद किया। भाषा की दृष्टि से इंडोनेशिया में आज कोई समस्या नहीं है। सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ध्वज है उनका और एक ही राष्ट्र है। एक ध्वज, एक राष्ट्र, एक भाषा। यद्यपि यह जो स्लोगन है तीगा ए, ये जापानियों का स्लोगन था, वन नेशन वन लैंड वन टंग, जो वो इंडोनेशिया में आकर के अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। डच के बाद में जापानीज़ भी अपने आप को इंडोनेशिया में एक कॉलोनी के रूप में रखना चाहते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो स्थितियां बदलीं, पर्ल हार्बर पर जो बम गिरे और उसके बाद में इंडोनेशिया 47 को जब पूरी रूप से आज़ाद हुआ, ऐसी स्थिति में भी हम इस बात को स्मरण कर सकते हैं। 1946 में स्वतंत्रता जब पूर्ण रूप से इंडोनेशिया नहीं था, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तो बीजू पटनायक को जवाहरलाल नेहरू ने डोकाटा लेकर के, पायलट थे, लेकर के जोग्जकार्ता भेजा था और जोग्जकार्ता से सुकार्नो को अपने प्लेन में बैठा करके इंडिया लेकर के आए थे और फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की थी, उन्होंने वहाँ पर आए थे। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो हमारे संबंध इंडोनेशिया के साथ में बहुत मजबूत रहे हैं, बहुत सुदृढ़ रहे हैं। उतार चढ़ाव भी आते जाते रहे हैं। राष्ट्र हैं तो उतार चढ़ाव आएंगे, व्यक्ति हैं तो परस्पर मतभेद होंगे, एक परिवार में भी मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, आर्थिक मतभेद भी होते हैं, सामाजिक मतभेद भी होते हैं, दार्शनिक मतभेद भी होते हैं। तो राष्ट्रों के बीच में मतभेद न होना ऐसा नहीं है, यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसकी तरफ हम इस बात को अंगीकार करते हैं। एक बात और है, किस प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी से उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने कहा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी से हमें प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वाधीनता को उस देवी के समान मानते हैं जिसे अपनी उपासना में अनन्य भक्ति, आध्यात्मिक एवं अपनी इच्छाओं से स्वप्रेरित, पूर्ण समर्पित राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है। वे स्वतंत्रता को एक देवी मानते थे और वो ये कहते थे कि इस देवी को क्या चाहिए, इस देवी को चाहिए उपासना और उस उपासना में अनन्य राष्ट्रभक्ति चाहिए, अनन्य आध्यात्मिक भक्ति चाहिए। अपनी स्वयं की व्यक्तिगत इच्छाओं को स्वप्रेरणा से
राष्ट्र को समर्पण का भाव चाहिए, यही राष्ट्रवाद है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी सुकार्ने के मस्तिष्क को काफ़ी झंकृत किया और इस बात के लिए कहा कि यह जो विचार है वह निश्चित तौर पर काफ़ी शक्तिशाली विचार है और इस दृष्टि से हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरा एक और इसी क्रम में मैं अंतिम बात कहता हूँ, फिर अपन लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से जब सुकार्नो को हथकड़ियाँ डाल करके बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया, तो उन्होंने अपनी पैरवी खुद की थी और उन्होंने कहा था सरोजिनी नायडू के उस वाक्य को कि कौन उन लोगों को बंदी बना सकता है जिनकी आत्माएं स्वतंत्र हैं, अमर हैं। इस बात ने भी सुकार्नो को काफ़ी प्रभावित किया। मैं समझता हूँ कि अभी इस सत्र में हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद में उसके बाद बात करेंगे। और मैं बड़े विनम्र भाव से आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, यद्यपि मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास है, फिर भी इसमें कुछ शंकाएं अथवा आपके मन में कोई आपके ऑब्जर्वेशंस हों, विचार हों, तो मुझे अवगत कराएं। हम लोग इसे 5-10 मिनट के लिए इस सेशन को जो डिस्कशन है उसके लिए रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो रिफ्रेशर कोर्स है वो मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि कोई पंडित जी आए हैं, प्रवचन दे करके चले गए हैं और हमें अपना काम पूरा करके वापस घर को जाना है। प्लीज़ वेलकम। सर, मेरा एक प्रश्न है जी। बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक व्याख्यान है हमारे लिए रहा कि किस प्रकार इंडोनेशिया को भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के चिंतन ने प्रभावित किया है। सर, मैं देखती हूँ, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 1947 से पूर्व जो भारतीय स्थिति थी, वहाँ हम देखते हैं ये जो हमारे दार्शनिक और सांस्कृतिक मूल्य थे उनको उतना ही आत्मसात कर रखा था, लेकिन वर्तमान युवा पीढ़ी जो है उनसे इतनी अनभिज्ञ होती जा रही है, उतना आत्मसात नहीं कर पा रही है, जबकि विदेशी जो हैं वो हमारे मूल्यों को बहुत आत्मसात कर रहे हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं और क्या समाधान हो सकता है? शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है आप ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जीवन मूल्य और दर्शन को भारत के अतिरिक्त अन्य सभी जगह काफ़ी सम्मान से देखा जाता है और भारत की जो युवा पीढ़ी है वो उसको उतना महत्व नहीं देती है, यही है ना? जी सर। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जिन लोगों को देखते हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं, वो हमारे राष्ट्र का रोल मॉडल नहीं है। हमारे व्यक्तिगत रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि इस प्रोफेशनलिज्म के युग में, इस भूमंडलीकरण के युग में हम चीज़ों को रोक नहीं सकते। जब हम शताब्दियों पूर्व जो भूमंडलीकरण का स्वरूप था उसको नहीं रोक पाए, तो इसको रोक पाना संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारा ये सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, वो निश्चित तौर पर छिन्न भिन्न हुई है और भारत में कुछ ज़्यादा हुई है। यूरोप में फैमिली सिस्टम नहीं था, वहाँ इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम था। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जिसमें जो चीज़ें हम पाठ्यक्रमों में आज बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वह घर में माँ बाप, भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची के बीच में बैठ कर के सीख जाता था। और आज हम इन चीज़ों को पाठ्यक्रमों में डाल करके उसको पढ़ा रहे हैं, उसको यूनिट में नंबर दे रहे हैं, क्रेडिट सिस्टम दे रहे हैं और उसको पास कर रहे हैं, जबकि ये समाज के द्वारा निर्मित की हुई, समाज से निकली हुई चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे हम परिवार को छोड़ेंगे, समाज को छोड़ेंगे, अपनी मान्यताओं और संस्कृतियों को छोड़ेंगे, तो युवा वर्ग किसी न किसी को तो पकड़ेगा।
माता पिता दोनों घर से बाहर, बच्चा घर में अकेला। बहुत छोटा है तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वहाँ डाल दिया, या घर में किसी मेड को रख लिया। वो क्या संस्कार देंगे? क्योंकि संस्कार ही व्यक्ति को खड़ा करते हैं, संस्कार ही राष्ट्र का सृजन करते हैं। संस्कार विहीन ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि कहा जाता है कि जो विद्या विहीन होता है वो पशु के समान होता है, संस्कृति विहीन होता है वो पशु के समान होता है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। युवा पीढ़ी में पैसे कमाने की जितनी ललक है, सम्मान बेच करके भी आत्मसम्मान तो कुछ रहा ही नहीं। इसको रिवाइव करने के लिए निश्चित तौर पर हम शिक्षकों की बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी भूमिका है। लोग हमको दोषी ठहराएंगे कि उस पीढ़ी के युवकों ने शिक्षकों से प्रेरणा नहीं ली, अथवा उस समय के जो शिक्षक थे वो युवाओं को संभाल नहीं पाए। शिक्षक का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। वो टीचर तो उसके संपर्क में 24 घंटे में केवल 1 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज से उसका संपर्क 3 घंटे रहता है। बाकी वो 20-22 घंटे समाज में जहाँ विचरण करता है, जहाँ उठता बैठता है, जिनसे बातचीत करता है, जिस तरीके से खाता पीता है, रहता है, जो चित्र देखता है, जिस वातावरण में जिंदा रहता है, उस वातावरण का प्रभाव उस पर ज़्यादा आता है। पढ़ना वो इसलिए चाहता है कि नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलती नहीं है तो निश्चित तौर पर वह दूसरी दिशाओं की ओर भटकता है। ये भटकाव न केवल भारत में है बल्कि पूरे विश्व के देशों में हमें युवा पीढ़ी में जो एक आक्रोश, युवा अर्नेस्ट, यूथ अर्नेस्ट जो देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है। और मेरी दृढ़ मान्यता है इन सब के जंजाल से केवल एक ही चीज़ निकाल सकती है, वह है अपनी अपनी संस्कृतियाँ। हर परिवार की अपनी मान्यताएं, हर परिवार के अपने रीति रिवाज हैं, उनमें बच्चा रमेगा। क्योंकि ये संस्कार और ये जो रीति रिवाज थे ये एक क्लिच की तरह काम करते थे। हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग भी जब होंगे, तो हम कॉलेज में जाते थे तो हम ये सोचते थे कि आई बिलोंग टू सच ए फैमिली, मैं एक ऐसे परिवार को प्रतिनिधित्व करता हूँ। कहीं ऐसा मेरे से कोई काम ना हो जाए कि परिवार के भाइयों को, परिवार में पिता को क्या जवाब देना पड़ेगा। ये जो भाव था, यह जो विचार था, इस विचार ने निश्चित तौर पर हमको संयमित किया। लेकिन आज संयमन का युग नहीं है। संयम की शिक्षा कहाँ है? धैर्य की शिक्षा कहाँ है? मनोयोग से काम करने की शिक्षा कहाँ है? फिर बात विषयांतर हो जाएगी। लेकिन यह बात जरूरी है कि हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारी भूमिका केवल पाठ्यक्रम तक नहीं है, पाठ्यक्रम के बाहर भी हमारी भूमिका है। हम लोग जब छोटे थे, आप लोगों को भी ये इस बात का अनुभव होगा कि पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति हमको देखता था तो कहता था कि यहाँ कैसे घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, चलो अपने घर वापस। क्या आज आप अपने किसी पड़ोसी के बच्चे को ऐसा कह सकते हैं? आप घर में अपने बच्चे को कह सकते हैं? यह सब कहाँ विलुप्त हो गया? किसने विलुप्त किया? क्या यह स्वतः विलुप्त हुआ, योजनाबद्ध तरीके से विलुप्त हुआ, या भौतिकीकरण, आधुनिकीकरण और उदारीकरण के युग में हम इतने उदार और उदात्त हो गए कि अपनी जड़ों को, अपने समय को, अपने स्वरूप को और अपने संस्कारों को भूल गए। इसी में हम अपने आप को विकसित समझने लगे। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है, और इसकी शुरुआत हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से करें।
हमें दूसरे से बहुत ज़्यादा उपदेश देने की और अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए। सर, मेरा प्रश्न है कि आपने ये इंडोनेशिया कई द्वीपों का समूह है, तो वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था और यातायात ये सारी चीज कैसे मैनेज होता है? यातायात तो बोट के द्वारा होता है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए रेल यात्राएं तो नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक द्वीप के अंदर है ना, जो छोटी छोटी ट्राम्स टाइप की जो ट्रेन है वो अपने को देखने को मिलती हैं। और चूँकि द्वीप हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री जो बड़े बड़े बोट हैं उनके द्वारा, छोटे छोटे पानी के जो जहाज़, समुद्री जहाज़ हैं, उनके द्वारा जाते हैं लोग। एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हैं तो अपनी कार मोटरसाइकिल उसमें रख ले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, शाम को फिर रख के फिर वापस आ जाते हैं। इस तरीके से करते हैं। व्यापार भी ऐसे ही एक द्वीप से दूसरे द्वीप में होता रहता है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली लोग आते जाते हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत का विषय नहीं। सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर जी वो गाइडेड डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, तो कारण जो ये अभी मैं अगले उसमें मेरा गाइडेड डेमोक्रेसी का है, क्योंकि इंडोनेशिया में एक ऐसा मुल्क है, इंडोनेशिया में उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी, गाइडेड डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सब प्रकार के कंसेप्ट हैं। गाइडेड डेमोक्रेसी में बेसिकली ये जो पंचाशीला जो मैं अभी सेकंड लेक्चर में दूंगा, उसमें उन्होंने जो गाइडलाइन दी थी उन गाइडलाइन के हिसाब से एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस जो उन्होंने दिए थे, दैट इज कॉल्ड गाइडेड डेमोक्रेसी। वो हम अभी अगले सत्र में इसको अंत में रखेंगे। हर घर में हर माँ बाप ये सोचता है कि समाज कैसा हो रहा है, मेरा बेटा बेटी बिगड़ रहा है, लेकिन सब अलग अलग सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। आपने जो कहा कि सब खो गया है, खोया कहीं नहीं है, सब यहीं बिखरा पड़ा हुआ है, आपके पैरों के नीचे दबा हुआ है। आप जरा जूते उतार के चलिएगा तो आपको उसकी कोमलता, आपको उसकी जटिलता, आपको उसके कांटे सब समझ में आएंगे। और मैं कहता हूँ कि जो हमारी पहले जो दृष्टि थी, मैग्नेटिक अप्रोच, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ चारवाक भी थे, शंकराचार्य भी थे, आदि शंकराचार्य भी थे। हमारे यहाँ सब प्रकार के दर्शन थे। राजा जनक का दरबार भी था, हरिश्चंद्र भी था, आज भी है, बिखरा पड़ा हुआ है। बस हमें अपनी चुम्बक को घुमाना है। यदि लोहे की कोई चीज़ होगी तो चिपक जाएगी, और प्लास्टिक की होगी तो वो नहीं चिपकेगी। तो हमें एक ऐसी दृष्टि विकसित करना है, और सब में वो दृष्टि है, ऐसा नहीं है, सब में वो बोध भाव है। पूरा हिंदुस्तान चिंतित है, सभी प्रकार के वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय इस बात से चिंतित हैं, हम किधर चले जा रहे हैं, हमारी जनरेशन बिगड़ रही है, हम में वो अपनत्व नहीं है, हमारी आत्मीयता खो गई है, हम क्या करें। आधे से ज़्यादा डिप्रेशन तो युवाओं में और परिवारों में इसी बात को लेकर के है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति अवतार लेकर के आपको नहीं समझा सकता। यदि आप नहीं समझना चाहते हैं, एक बार आग से आप जल जाते हैं तो दोबारा आग को पकड़ने के लिए आप सरसी का या कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप बार बार बिना उपकरणों के यदि जलती हुई आग को पकड़ेंगे तो आप तो जलेंगे। और दोष आग को न दीजिएगा, आपके अपनी पद्धतियों को दीजिएगा। थैंक यू सर। आपने जो अभी कहा और मैडम ने भी जो कहा कि हमारे पास दर्शन की कमी नहीं है, सिर्फ इससे ये काफी नहीं होता है ना सर, कि धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी बातें लिखी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या होता है ना,
हर पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी को ऐसा ही कह देगी आज तक के बच्चे बिगड़ गए। नहीं, तो ऐसा इतिहास ऐसा का ऐसा ऐसा तो अपन जनरलाइज नहीं कर सकते। एक बार स्वामी विवेकानंद मैं- से पूछा कि आप इतने प्रवचन दे रहे हैं और आपकी सभा में सुनने के बाद में उस आदमी ने जाकर के चोरी की, तो आपके तो प्रवचन का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो क्या लगता है, क्या कहा होगा विवेकानंद जी ने? वो पहले हंसे, मुस्कुराए और उनने बोला कि ये उसके अपने कर्म है, मेरा अपना कर्म है। भाई मैं तो सद्भाविक का ही फूल बिखेरूंगा, किसी को लेना है ले, न लेना है न ले। नहीं, चाइना में एक डॉक्यूमेंट मिला है सर, लेदर की प्लेट पे है, जी, वो 600 BC का है। उसमें भी लिखा है कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। तो ये BC से चल रहा है सर। हाँ, वो तो चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पिछली पीढ़ी, हमारी दिक्कत ये है कि पिछली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के विचार नहीं, अपने हाथों में लेना चाहती ये है। जनरेशन गैप रहता है, हर युग में रहता है। और यदि ये गैप और जो क्रिएटिविटी नहीं होती तो मैं समझता हूँ अभी हम बैलगाड़ी में ही घूम रहे होते, है ना। सही बात, सही तो बात। तो इनोवेशन तो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन थीसिस, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस में थीसिस और एंटीथीसिस दोनों के तत्व होते हैं। लेकिन यदि आप कहें कि सिंथेसिस हम करेंगे और हम केवल थीसिस के सारे तत्व रखेंगे तो संभव नहीं है, और विरोध के सारे तत्व रखेंगे तो सिंथेसिस नहीं होगा। कुछ विरोध को भी रखें, कुछ सपोर्ट को भी रखें और एक नई चीज़ का सृजन करें। यह हर देश में हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, वैचारिक धरातल पर भी हो रहा है, व्यवहारिक धरातल पर भी हो रहा है। हम बाज़ार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वो कहता है आलू 60 रुपये किलो है, कोई कहता है आलू 200 रुपये किलो है, कोई कहता है आलू 500 रुपये किलो है। आप कहते हैं आलू तो 25 रुपये किलो में मिल रहा है, आप 200 क्यों दे रहे हैं? वो कहता है साहब ये हमारा विशेष क्वालिटी का आलू है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप 200 रुपये किलो का ले आते हैं। पड़ोसी हंसते हैं कि ये तो भाई 5 रुपये किलो वाला आलू तुम 200 रुपये किलो में ले आए हो। तो आपको अपनी भी जो बुद्धि है, अपना भी जो भाव है, अपना भी जो विचार है, उसको भी तो परिमार्जित करते रहने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए।